नमस्कार। रामानंद क्लासेज में सभी स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ट्रांसफार्मर का कुंडलन यानी बाइंडिंग पढ़ेंगे और बाइंडिंग में भी हम पुनः कुंडलन करना पड़ेंगे। तो आपके जो सिलेबस में है वो 2.5 kVA तक के ट्रांसफार्मरों का जो शेल प्रकार के हैं उनका पुनः कुंडलन करना है, रीबाइंडिंग करना है। तो पहले सबसे पहला काम यदि आपको ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करनी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में चित्ती लगाई जाती है, स्टैकिंग की जाती है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मरों में 4 चित्ती लगाना। एक तो स्टैकिंग जो करते हैं वो E&E आकृति की पत्तियों को आप मिला करके और एक के ऊपर एक को जमाते हैं, या आप जो दूसरा T&U आकृति की पत्तियों को मिला करके और सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की चित्ती लगा सकते हैं। एक F&F पत्तियों को मिला करके और स्टैकिंग कर सकते हैं। और चौथा जो है वो E&I इन 4 तरीके से आप एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की पत्तियों को जो 2.5 किलो वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर हैं उनमें सामान्य लोह धातु की पत्तियां या डायनेमो स्टील की पत्तियां या उच्च एलॉय शीट की पत्तियां ली जाती हैं। तो जिस प्रकार निर्माता ने आपको भी निर्देशित कर रखा है उस हिसाब से आप जो है किसी भी प्रकार की जो आकृति है उनकी पत्तियों का आप चित्ती लगा करके, और वो सामान्य लोह धातु है तो सामान्य लोह धातु की लगाएंगे, डायनेमो स्टील है तो डायनेमो स्टील की, और उच्च अलॉय शीट है तो उच्च अलॉय शीट की। इसके बाद हमको सबसे पहला पुनः कुंडलन के लिए जो कार्य करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो आप आंकड़े लिखेंगे। यानी आपको निर्गम वोल्टता या आउटपुट वोल्टता के आधार पर आपको ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करना होता है। तो निर्गम शक्ति की गणना की जाती है। आउटपुट पावर, सबसे पहले हम आउटपुट पावर की गणना करते हैं, और आउटपुट पावर मान लीजिए ट्रांसफार्मर की आउटपुट जो है पावर वो P2 है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप कि भार वोल्टता
भार वोल्टता इनटू धारा, द्वितीयक धारा। जो आपको कैलकुलेट करना है वो वोल्ट एम्पियर में कैलकुलेट करना है। अब आपको देखना है, आंकड़े नोट करने हैं। तो वो आंकड़े कैसे नोट करते हैं? जैसे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता आपकी 240 वोल्ट है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, और आपको द्वितीयक धारा 2 एम्पियर दी है, और आपको द्वितीयक वोल्टता जो आउटपुट वोल्टता प्राप्त करनी है वो मान लीजिए आपको 6 वोल्ट प्राप्त करनी है। तो इस आंकड़े के आधार पर पहला कार्य हमारा P2 ज्ञात करना है। अब देखिए यहां कि द्वितीयक वोल्टता या भार वोल्टता आपकी 6 वोल्ट है और I2 आपकी द्वितीयक धारा 2 एम्पियर है, तो 12 वोल्ट एम्पियर इसकी सबसे पहले आउटपुट शक्ति आ गई। इसके बाद दूसरी स्टेप जो आपको करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है जो आप बाइंडिंग करते समय फॉलो करेंगे। दूसरी स्टेप में आपको निवेशी शक्ति निकालनी है। P1, और उसके लिए फार्मूला प्रयुक्त करेंगे आप कि P2 बटे प्रतिशत में एफिशिएंसी। अब सेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी सामान्यतः 80% से 90% तक दक्षता होती है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं P1 निकाल रहा हूं। P2 आपका कितना आपको प्राप्त हुआ है? 12 वोल्ट एम्पियर। और ये मान लेते हैं हम कि हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, तो 80/100। अब देखिए 12 × 100/80। अब एक जीरो से आपकी एक जीरो गई, और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, यानी 5 तिया 15 वोल्ट एम्पियर आपके ट्रांसफार्मर की निवेशी शक्ति आ गई। यहां तक जिन्होंने देखा है वो दोबारा वीडियो देख करके इन आंकड़ों को नोट कर लेंगे। और मैं अब आगे आपको जो स्टेप चलना है, तो फर्स्ट हमने चित्ती लगाई, आउटपुट शक्ति प्राप्त की, उसके बाद निवेशी शक्ति प्राप्त की। तो अब चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो स्टेप है, वो आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कितनी मोटाई तक आपको स्टैकिंग करनी है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर की कोर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
फार्मूला प्रयुक्त किया जाता है 3.8 रूट P1 बटे B इंटू S इंटू F इंटू 10 की घात -1 cm स्क्वायर, जहां B आपका फ्लक्स घनत्व है जिसका मान एम्पियर प्रति mm स्क्वायर में, फ्लक्स घनत्व है जिसका मान आपको टेस्ला में रखना है। ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो आपको cm स्क्वायर में ज्ञात करना होगा, और S आपका धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी जो एम्पियर प्रति mm स्क्वायर में आपको रखनी है, और F आवृत्ति आपको रखनी ही है। तो यहां जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने 3 जो है धातुओं की बात कही। यदि पत्ती आपको सामान्य लौह धातु, सामान्य लौह धातु, तो उसके लिए फ्लक्स घनत्व का निश्चित मान होता है 0.6 से 0.8 टेस्ला आपको लेना है। यह एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में सामान्य लौह धातु की शीट का धारा घनत्व कितना लिया जाता है, तो आपको आंसर होगा 0.6 से 0.8 टेस्ला। अगर आपकी डायनामो स्टील की आपको पट्टियां लगानी है, तो उसका धारा घनत्व होता है 1.2 टेस्ला से, और आपका 1.3 टेस्ला के बीच इसका मान लेना है। उच्च अलॉय की शीट है तो आपको फ्लक्स घनत्व 1.5 से और 1.9 टेस्ला तक के बीच आपको लेना पड़ेगा। तो इस फार्मूले में आपको बी इस प्रकार चयन करना होगा कि आपकी शीट किस प्रकार की है। अब बात करते हैं धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व कैसे आप जो है इस फार्मूले में रखेंगे। अगर आपका ट्रांसफार्मर जो आपको निर्मित करना है उसकी पावर 2.5 kVA तक है, तो उसके लिए आप 1 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर धारा घनत्व वाले सुपर इनेमलित ताम्र तार का प्रयोग करेंगे। अगर आपका 0.75 kVA से 0.75 से 2.5 kVA तक यदि है, उसकी
तो आपको 1.5 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर धारा घनत्व वाले ताम्र तार का प्रयोग करना है। तीसरा, यदि आपके ट्रांसफार्मर की शक्ति 0.3 kVA से और 0.74 kVA तक है तो आपको 2 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर धारा घनत्व वाले ताम्र तार का प्रयोग करना है। अंतिम जो है वो 0.29 kVA से कम यदि पावर का है तो आपको 3 एम्पियर प्रति mm स्क्वायर धारा घनत्व वाले ताम्र तार का प्रयोग करना है। अब हम देखिए इसमें ए निकाल रहे हैं तो 3.8 इंटू रूट P1 आपका कितना आ चुका है, 15 आया था आपका 15 वोल्ट एम्पियर। तो P1 का मान मैंने पुटअप कर दिया। अब B ये मान करके चले हम कि हमारे सीट वो है सामान्य लोह धातु की है तो B में 0.8 टेस्ला लेकर के चल रहा हूं इंटू S का निर्धारण यहां से हुआ। अब आप देखें कि आप जो ट्रांसफार्मर काम में ले रहे हैं वो आपका 12 kVA तक का आपको BA तक का निर्मित करना है तो इसे kVA में बदलेंगे तो आपका ये 0.012 आएगा। जो आपका वोल्ट एम्पियर है वो kVA में आ गया। अब ये 0.29 से कम है तो अब यहां धारा घनत्व के लिए 3 हम एम्पियर प्रति mm धारा घनत्व वाला ताम्र तार प्रयुक्त करेंगे। अब आपकी फ्रीक्वेंसी का मान रखना है वो 50 है इंटू 10 की घात -1। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह अप्रॉक्स आपका देखना 4.24 cm स्क्वायर आएगा। अब आपको इसकी मोटाई पता चल गई कि पत्तियों की मोटाई कितनी रखनी है। अब हमें उनको जमाने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न कैसे ज्ञात करते हैं वो प्रोसेस हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको पहले प्रति फेरा EMF जो बाइंडिंग में फार्मूला काम में लिया जाता है 4.44 इंटू B इंटू A इंटू F इंटू 10 की घात -4 वोल्ट। तो अगर लगातार वीडियो में आप बने हुए हैं तो आप देखेंगे कि 4.44 B हमारा 0.8 था और A आपका 4.24 आया और F आपका 50 है और ये 10 की घात -4। तो इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 0.0753 वोल्ट आएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट्स के द्वारा बताना।
मैं अप्रोक्स लेकर के चल रहा हूं, लगभग लेकर के चल रहा हूं। तो देखिए n1 प्राथमिक में टर्नों की संख्या निकालनी है हमें। तो आपको इसके लिए सूत्र काम में लेना होगा कि प्राथमिक वोल्टता बटे प्रति फेरा वोल्टता। अब देखिए प्राथमिक वोल्टता 240 वोल्ट थी और ये आपका 0.0753 जो है। अब इसमें इसका आप जब डिवाइड करोगे तो आपका ये टर्नों की संख्या 3187 अप्रॉक्स टर्न आएगी। इसी प्रकार हम द्वितीयक में टर्नों की संख्या निकालेंगे। तो द्वितीयक वोल्टता आपको कितनी प्राप्त करनी है? 6 वोल्ट और यह आपका 0.753। तो इसमें जब आप भाग देंगे तो आपका अप्रॉक्स 80 टर्न आएगा। अब प्राइमरी के लिए तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि आपको 3187 टर्न देने हैं। अब द्वितीयक के लिए हम द्वितीयक में आंतरिक वोल्टता पतनों की क्षति को ध्यान में रखते हुए जब लोड से जोड़ता है तो 10% आंतरिक वोल्टता की क्षतिपूर्ति के लिए टर्नों की संख्या द्वितीयक में 10% अधिक रखी जाती है। तो 80 का टर्न का 10% आपका 8 टर्न हुआ। तो इस प्रकार द्वितीयक में टर्नों की संख्या आपकी 80 तो वो कैलकुलेट होके आई थी, 8 ये बढ़ाना है आपको, यानी 88 टर्न आपको सेकेंडरी बाइंडिंग में देने हैं। इसके बाद रोधन की बात आती है। जो कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रत्येक बाइंडिंग के लिए रोधन एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलेशन के बारे में कल वीडियो बनाया था। तो रोधन, अब जब आपका ट्रांसफार्मर पुनः बाइंडिंग कर लिया जाता है, पुनः कुंडलन कर लिया जाता है, तो आपको परीक्षण करने हैं। सबसे पहला परीक्षण आपको रोधन परीक्षण ही करना होगा। रोधन परीक्षण, ये परीक्षण आप जो है 500 वोल्ट की परास के मेगर से करेंगे और परीक्षण रोधन का वाइंडिंग और क्रॉड के बीच जरूरी है। यानी आपने जो बाइंडिंग की है और जो क्रॉड की चित्ती लगाई है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो है भार परीक्षण करते हैं। आपको क्या करना है? भार परीक्षण करना है। तो भार परीक्षण के लिए आप सेकेंडरी को बाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की को खुला छोड़ करके
और वोल्टमीटर की सहायता से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टता का मापन करेंगे और ट्रांसफार्मर अनुपात V2/V1 की सहायता से उसका रेशो निकालेंगे और वो निकाल करके आप जो है फिर भार पर देखेंगे। तो इस प्रकार आपको भार परीक्षण करना है। इसके बाद भार परीक्षण हो जाने के बाद आपको लघुपतित परीक्षण करना है। लघुपतित परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस परीक्षण का जो करने के लिए आप दीप्ति मंदक या दीप्ति कारक जो है वो आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करेंगे, जिसे आप ग्राउलर कहते हैं। उसकी सहायता से हम कोई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। फिर उसके बाद ही आपके ट्रांसफार्मर पर ओके टेस्टेड लिखा जाएगा और इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर आपके द्वारा रिबाइंडिंग कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जो है लगातार वीडियो में बने हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके जितने भी टेक्निकल जो है परीक्षाओं से जुड़े हुए साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी शेयर करेंगे और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें